प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट्स में चल रहा था हेलो चाइना और बाय बाय इंडिया। तो देखिए, जो कुछ भी हुआ था पिछले कुछ दिनों से ना इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आया था, उससे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई जिसे आपको समझ लेना चाहिए। नंबर 1, इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड है और इसे बहाना चाहिए होगा गिरने का। जब भी कोई अच्छा खासा बहाना मिलेगा तो ये गिर सकता है। नंबर 2, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एफआईआईज का पैसा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि उनके पैसे से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उनका पैसा निकलेगा तो लार्ज कैप्स में प्रॉब्लम आएगा। और नंबर 3, रिटेल इन्वेस्टर्स भी डरते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल सकते हैं जब भी वो पैनिक करेंगे। ये भी हमें देखने को मिला है। और जब रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट्स, तो उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है, और इस तरह के मार्केट कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मार्केट्स देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में चल क्या रहा है फिलहाल। तो देखिए, यूएस मार्केट्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। एशिया में देखें तो जापानीज़ मार्केट का भी परफॉर्मेंस ठीक है, चाइनीज़ मार्केट का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। और कुछ देर पहले अगर आप देखते ना तो चाइना का जो मार्केट है ऑलमोस्ट 3% के आसपास ऊपर था, लेकिन हाँ, वहाँ पहले से तो काफ़ी गिरा है। देखिए, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, मैं काफ़ी दिनों से आप लोग को बता रहा हूँ, मेजर चेंज है मार्केट कैप एलोकेशन में। पहले अगर आप देखते ना तो लार्ज कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक रहता था और मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऊपर जाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैंने कई बार बताया, आप भी इस चीज़ को नोटिस करें और पोर्टफोलियो में इसके अकॉर्डिंगली ही अपना पोर्टफोलियो बनाएं। देखिए, अब वैसी बात नहीं रहा। देखिए ना, मिड कैप ना फ्लैट है, लार्ज कैप ऊपर है, स्मॉल कैप भी ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा ऊपर है, लार्ज कैप के आसपास ही ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है मार्केट्स में, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो देखिए, बैंक ऊपर है। यहाँ पे देखिए, जो भी सेफ जोन माना जाता है ना, लाइक एफएमसीजी, फार्मा, टू सम एक्सटेंट आईटी, सभी कुछ आज डाउन है। आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है निफ्टी सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। मोस्टली ना हरियाणा का जो रिजल्ट आया था, लग रहा था कि बीजेपी बुरी तरह से वहाँ हार जाएगा, बट हाँ, फाइनली उन्हीं का गवर्नमेंट बन रहा है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। यहाँ पे आप मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। तो देखिए, ऊपर के दोनों स्टॉक्स तो फ्लैट हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके नीचे के 3 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए, 5% से ऊपर है, और उसके नीचे दो स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट 6% से आज ऊपर है। आज का परफॉर्मेंस है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का। और नीचे का जो स्टॉक है वो फ्लैट है। तो आज ही 2.58% का रिटर्न आया है मेरे पोर्टफोलियो में, जब भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का। तो मैं कल ट्राई करूँगा, आप लोग के काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो कल मैं ट्राई करूँगा एक डिटेल वीडियो पब्लिश करने का। उसमें मैं बताऊँगा अपने पोर्टफोलियो के बारे में ना, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, कि मैंने किस तरह का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया हुआ। उससे आपको भी एक गाइडेंस मिलेगा कि आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ल्ड के जो मेजर फंड मैनेजर्स हैं या फिर ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनका इंडियन स्टॉक मार्केट्स के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। तो मार्क मोबियस के बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। उनका एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट फिर से आया है बेसिस मार्केट कंडीशन। ऑफ कोर्स ये भी अपने जो व्यूज़ हैं वो थोड़ा चेंज करते रहते हैं। तो मार्क मोबियस वर्ल्ड के वेल नोन फंड मैनेजर हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का उनको एक्सपर्ट माना जाता है। तो देखिए, अगर एज ऑफ नाउ उनके पास अगर $100 हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो कहाँ करेंगे। कुछ दिन पहले भी बताया था, थोड़े चेंजेस आए इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि फ़िलहाल वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। तो आउट ऑफ $100 वो $90 स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटीज़ में, और $10 वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ये देखिए, उनका थॉट प्रोसेस है। अगर उनका थॉट प्रोसेस है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम भी वही करें, ठीक है। तो सिर्फ हमें समझना है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली उनको हम फॉलो करें। और ये जो $90 वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका पैसा कहाँ जाएगा। तो अबाउट 20 to 30% वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो इंडिया को लेकर बुलिश हैं, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। और 20 to 30% वो ताइवान में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया और ताइवान में दोनों में इक्वल वेट है उनका, दोनों ही कंट्रीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। 10% वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, 10% कोरिया में इन्वेस्ट करेंगे,
और बाकी का जो पैसा है वो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की और ब्राज़ील। अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का कॉल देख लेते हैं कि इंडिया को लेकर उनका क्या कहना है। तो CLSA का अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया में उन्होंने जो ओवरवेट था उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। पहले वो 20% से ओवरवेट थे इंडिया में, अब वो उसे घटाकर 10% ओवरवेट कर दिया उन्होंने। अभी भी ओवरवेट है और 10% का ओवरवेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले जो ओवरवेट था वो कमा है। चाइना में उन्होंने अपना जो ओवरवेट है वो 5% से बढ़ाया है। तो अभी भी चाइना इंडिया के मुकाबले ओवरवेट अगर देखें तो कम है, लेकिन हाँ, चाइना में बढ़ाया है। तो देखिए, इंडिया में वो बोल रहे हैं कि 3 इश्यूज़ हो सकते हैं आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट्स को लेकर। एक तो ऑयल प्राइसेस है, काफ़ी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो राइजिंग ऑयल प्राइसेस मेजर कंसर्न हो सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। उसके बाद जो IPO मार्केट है इंडिया का ना, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ IPO मार्केट में जा रहा है। अब तो हुंडई का भी IPO आने वाला है, तो वहाँ भी 27,870 करोड़ का IPO हो रहा है, और ये 15 अक्टूबर से ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा IPOs आते हैं ना, बड़े बड़े IPOs आते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी जो करंट स्टॉक्स लिस्टेड हैं वहाँ से भी कुछ पैसा निकलता है और इन IPOs में जाता है। लाइक हुंडई का IPO आ रहा है तो कुछ पैसा निकलेगा एग्जिस्टिंग स्टॉक से और यहाँ जाएगा, तो उसके कारण भी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस हिट होता है। तो वही वो बोल रहे हैं। और तीसरा फैक्टर वो बोल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो एपेटाइट है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर वो भी देखना होगा। हो सकता है आने वाले समय में वो एपेटाइट कम होगा। कुछ दिनों से हमने देखा भी ना, जो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा गिरावट आया था, उसका एक रीज़न था कि एपेटाइट कमा था, वहाँ थोड़ा रिस्क को लेकर डर पैदा हुआ था रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो अगर ये डर बढ़ता है तो भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। और देखिए, चाइनीज़ स्टॉक मार्केट को लेकर वो बोल रहे हैं कि 210% का आउट परफॉर्मेंस रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट्स का, अगर चाइना के स्टॉक मार्केट से आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन हमारा ज़्यादा हो गया है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना, अगर लार्ज कैप्स को देखें तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स को लेकर उनका बोलना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी भी स्ट्रैटेजिकली बेस्ट मार्केट है इमर्जिंग इकोनॉमीज में अगर आप देखेंगे तो। DBS ग्रुप का बोलना है कि पूरे 2024 में अब चाइनीज़ मार्केट का परफॉर्मेंस इंडियन स्टॉक मार्केट से ज़्यादा होगा। लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनका मानना है कि इंडिया का परफॉर्मेंस अभी भी काफ़ी अच्छा होगा, इवन शॉर्ट टर्म में भी। तो इन्वेस्को, JP मॉर्गन, HSBC, नोमुरा, सभी का मानना है कि ये जो चाइना का जो स्टोरी है ना, जो भी स्टिमुलस आया है बड़ा सा, जिसके कारण ना चाइनीज़ मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वो अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है। देखना होगा कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है या फिर वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है या फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो स्टिमुलस है उसे कितनी दूर तक ले जाता है। ऐसा तो नहीं है कि चाइना में जो अनाउंसमेंट हो गया सिर्फ वही होगा, आगे आने वाले समय में और भी कुछ स्टिमुलस नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चाइना में जो भी स्टॉक मार्केट ऊपर गया है ये शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये स्टोरी नहीं चलेगा, जबकि इंडिया एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। इसीलिए ना 10 डेज का जो विनिंग स्ट्रीक था चाइना में ना, वो फाइनली बुरी तरह से गिरा। 7% स्टॉक मार्केट्स गिरा था चाइना का, हांगकांग का स्टॉक मार्केट्स भी गिरा था, ऑल्दो आज थोड़ा ऊपर है स्टॉक मार्केट। तो देखिए, चाइना में क्या हुआ कि ट्यूसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ पे ना ऐसा कुछ कॉन्क्रीट स्टेप नहीं देखने को मिला कि चाइना में स्टिमुलस और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, इसीलिए वेडनेसडे को बुरी तरह से गिरा था। सैटरडे को चाइना में फाइनेंस मिनिस्ट्री का ब्रीफिंग है, देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं। अगर बोलते हैं कि स्टिमुलस और ज़्यादा आने वाला है तो चाइनीज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस मंडे को आप देखेंगे बहुत अच्छा होगा और इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जो भी चाइनीज़ मार्केट के बारे में हमने डिटेल्स देखा था कि शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं लग रहा है कि चाइना में होगा। वर्ल्ड बैंक का अगर आप एस्टिमेट देखेंगे ना चाइनीज़ इकोनॉमी का, उन्हें लगता है कि इस साल 5% से भी नीचे रहेगा उनका GDP ग्रोथ रेट, और नेक्स्ट ईयर तो 4.5% से भी शायद नीचे रहे। तो चाइनीज़ मार्केट देखिए, फंडामेंटल्स देखेगा ना, मार्केट्स फंडामेंटल्स पे ही ऊपर जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म फेनो है, ट्रेडिंग की तरह ना, मार्केट को लगा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है इसलिए ऊपर चला गया। बट देखना होगा सैटरडे को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस जो भी आ रहा है उसे कितने लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, कितना ज़्यादा और स्टिमुलस आते हैं और उसका फ़र्क क्या पड़ता है, ये सब के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट
ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं, नथिंग टू वरी, ये अच्छा ही करेगा मोस्टली। देखिए पहले मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट्स है उस पर सबसे बड़ा रिस्क क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी अगर देखें तो सबसे बड़ा रिस्क नियर टर्म में क्या है, वो है जियोपॉलिटिक्स। चाइनीज़ मार्केट बड़ा रिस्क नहीं है, ये कुछ दिनों का फिनोमेना है, कुछ दिनों में चीज़ें सेटल डाउन कर जाएंगी, फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो जाएगा। जो सबसे बड़ा रिस्क है इंडियन मार्केट्स को लेकर ना, वो है जियोपॉलिटिक्स, और फिलहाल वो है ईरान और इसराइल का जो प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए अब इसराइल का अटैक ड्यू है, और फिर अभी न्यूज़ में आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि बोला जा रहा है कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ऑल्दो अभी तक कुछ इस पर क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लगता भी नहीं कि किया है, बट हाँ कहीं कहीं इस तरह का न्यूज़ चल रहा है। तो अगर उसने किया होगा ईरान ने, तो आपको पता है ना कि अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया भी किसी ने है तो वो उसको आपको ना अपने मिसाइल्स में वेपन बनाकर लगाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो मार्केट में अगर इस तरह का न्यूज़ है तो ऑफ कोर्स आप इस बात के लिए रेस्ट एश्योर्ड हो सकते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो यूएस और इजराइल को बिल्कुल इसका पता चल गया होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जैसा बोला जा रहा था ना कि यूएस ने बोला है इजराइल को कि भाई तुम उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं करो, स्ट्रिक्टली नहीं, लेकिन अगर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है तो ऐसा मानकर चला जा सकता है कि इस न्यूक्लियर जो उनके साइट्स हैं वहाँ भी अटैक होगा, ताकि उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता है अगर ईरान में न्यूक्लियर वेपन आया तो उसका रिस्क कहाँ जाएगा, यूएस सबसे बड़ा रिस्क है, उसके बाद इजराइल पे रिस्क है, और साथ ही मुस्लिम कंट्रीज़ जो ना वैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि सुन्नी डोमिनेटेड हैं, जैसे एक सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई ईरान में अगर न्यूक्लियर वेपन है तो उसे हटाना होगा, नहीं तो ओवरऑल सबके ऊपर रिस्क है। बट एनीहाउ देखिए ये सिर्फ अभी गॉसिप ही है, कुछ क्लैरिटी तो है नहीं इस पर, लेकिन हाँ इजराइल अटैक तो ज़रूर करेगा और बड़ा अटैक करेगा, क्योंकि ईरान ने भी इस बार बड़ा अटैक किया था। देखना होगा अगर मान लीजिए एनर्जी साइट्स पे अटैक होता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, आराम से वो 100 टच कर जाएंगे, और अगर 100 के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइसेस गया तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमारा तो मेजर इंपोर्ट होता है। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन भी तेज़ी से ऊपर जा सकता है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, तो पूरा डायनेमिक्स काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म के लिए चेंज कर सकता है। तो देखना होगा क्या होता है, तो इस पर भी हमें ज़रूर नज़र रखना चाहिए। कल के वीडियो में बताऊँगा कि इसको लेकर मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा रिस्क यही है, और उसके बाद एक बार इजराइल ने अटैक किया, अगर बड़ा अटैक होता है तो ऑफ कोर्स ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, ईरान भी एक बड़ा अटैक करेगा। ईरान के अटैक में क्या होगा इस बार, देखिए अभी तक ईरान जो रिहायशी इलाके हैं ना इसराइल के, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसराइल ने कोई बड़ा अटैक किया ईरान पे तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ईरान भी अब उनके रिहायशी इलाके पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे मेजर अटैक करेगा, और उसके बाद तो ये जो वॉर है वो दूसरे स्केल पे चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स पे और इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी देखना होगा। और ये जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इसराइल का अटैक ड्यू है और बहुत जल्दी कभी भी वो अटैक हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये सारे रिस्क तो हैं ओवरऑल, और इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखिए या फिर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स को देखें तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ना कभी स्टॉक मार्केट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है। कोविड से बड़ा प्रॉब्लम क्या आया था स्टॉक मार्केट्स के लिए, वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, यूएस में कितने सारे रिसेशंस आए, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, और उस समय ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से गिरता है, बहुत बुरी तरह से गिरता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद स्टॉक मार्केट्स में रिकवरी भी आता है, और फिर वो अच्छा खासा, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपने कंट्री का जो भी जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसकी जो कंपनीज है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाले फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसके आधार पे ही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में टोटली अग्री, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सेंटिमेंट का गेम है। मैंने हमेशा बताया ना, शॉर्ट टर्म में प्योर लक है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में लक नहीं है। यहाँ पे कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो बिल्कुल यहाँ पे वरी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है। इसके लिए हमें एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मार्केट बुरी तरह से गिर जाता है तो वहाँ पे हमें भागना नहीं होगा, क्योंकि भागेंगे तब तो या तो आपके रिटर्न्स बिल्कुल कम हो चुके होंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टेड है पैसा, मार्केट गिरा तो आपको टिके रहना होगा। तो ये मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए।
और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये भी है कि हो सकता है कोई मेजर अटैक नहीं हो, मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप लंबे समय तक बने रहेंगे, डर कर बीच बीच में भागेंगे नहीं, तभी आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। और वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको टिके रहना होगा और ये जो शॉर्ट टर्म के शॉक्स हैं ना, उसे झेलना होगा। नहीं झेल पाएंगे तो ऑफकोर्स आप अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। कल के वीडियो में मैं इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को और डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो कल का वीडियो भी आप ज़रूर वॉच करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।